Class 10 History, European Nationalism, revision work continued. Our next topic, Liberal Nationalism. Liberalism and nationalism were associated with revolution in many regions of Europe. These revolutions were led by liberal nationalists, educated middle class, professors, school teachers, clerks, and members of commercial group. In July 1830, Bourbon dynasty was overthrown by liberal revolutionaries, installed a constitutional monarchy, Louis Philippe as its head. It was said, when France sneezes, rest of Europe catches cold. Greek revolution took place to remove Ottoman Empire. Nationalists in Greece got support for other Greeks in exile and Western Europeans who had sympathized for them. Poet and artist lauded Greece as a cradle of ancient civilization and mobilized public opinion to support struggle against a Muslim empire. Finally, with Treaty of Constantinople of 1832, recognized Greece as an independent nation. तो जैसा कि रिवीजन पार्ट में हम लोग पिछले टॉपिक्स में जो देखा था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिवीजन होगा लिबरल नेशनलिज्म में. तो इस टॉपिक में लिबरल नेशनलिज्म के बारे में हमें देखना होगा कि किस तरह से यूरोप में लिबरल राष्ट्रवादियों ने कई तरह के विद्रोह किए, आंदोलन किया, क्रांति का सहारा लिया. ये राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए इन लोगों ने रिवॉल्यूशंस का सहारा लिया और इस रिवॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान था मिडिल क्लास के लोग को, इंटेलेक्चुअल पर्सन को, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, जिसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, कमर्शियल ग्रुप के लोग थे. ये सारे लोगों ने मिलकर नेशनलिज्म के इमोशंस को आगे बढ़ाया. इसी तरह से 1830 में इस दौरान 1830 में बॉर्बन डायनेस्टी को हटाकर वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया और उसका हेड लुईस फिलिप को बनाया गया. यहाँ क्रांतियों का दौर शुरू हो गया और इसी क्रांति के संदर्भ में कहा जाता है कि जब जब फ्रांस छींकता था, सारे यूरोप को ठंड लगती थी. और इस दौरान ग्रीक और ग्रीस दोनों देशों का आंदोलन भी शुरू हुआ. फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेते हुए यहाँ के लोग भी वर्तमान शासक से मुक्त होना चाहते थे. उनकी वर्तमान सरकार ऑटोमन साम्राज्य थी, उसे हटाकर एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा करना चाहते थे. और वहाँ कई लोगों ने मिलकर, ग्रीस और ग्रीक के राष्ट्रवादी नेताओं ने मिलकर एक बड़ा क्रांति का सहारा लिया और इस क्रांति को सफल बनाने में कई लोगों का सहयोग था, जिसमें महान कलाकार थे, कवि थे. इन सारे लोगों ने तत्कालीन देशों के सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को उजागर किया और मुस्लिम शासक के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की. नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक ये आंदोलन और क्रांति चलता रहा और ये लोग चाहते थे कि किस तरह से ये मुस्लिम साम्राज्य से मुक्ति मिले. फाइनली एक बड़ी संधि की गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. यह 1832 में एक संधि की गई और इस संधि के बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में तब्दील हुआ, यानी यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्वतंत्रता मिली थी, इसका प्रेरणा का स्रोत फ्रांस और में होने वाली क्रांतियाँ थी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग. राष्ट्र के प्रति भक्ति दिखाने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा को
प्रसारित करने के लिए कई तरह के काल्पनिक कथाएं और कहानियों का भी सहारा लिया गया। राष्ट्र के प्रति इमोशंस को, फीलिंग को डालने के लिए कई प्रयास किए गए। रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट साउट टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। Romantic artist and poet criticized glorification of reason and science and focused on emotions. Wanted to create a sense of shared collective heritage, common cultural past. German philosopher John Gottfried Herder felt German culture can be discussed from common folks. Emphasis on vernacular language and collection of local folklore to carry for the modern nationalist. Poland was partitioned and divided amongst Russia, Prussia and Austria. Poland no more existed, but nationalist feeling kept alive through the music and language. In 1831, an armed rebellion against Russian rule. Following this, many Polish bishops were put in jail for using Polish language in churches. The use of Polish language seen as a symbol of struggle against Russian dominance. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशंस के सहारे नेशनल फीलिंग पूरे यूरोप में फैलाई गई और इस काम के लिए कल्चरल मूवमेंट किया गया, सांस्कृतिक आंदोलन किया गया। रोमांटिक आर्टिस्ट और कवियों ने मिलकर वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए, साइंस का सहारा लेते हुए, इमोशंस की जो फीलिंग थी वो लोगों में भरने की कोशिश की गई। और ये लोग चाहते थे कि अपने देश की जो हेरिटेज है, कॉमन कल्चरल पास्ट है, उसको लोगों को बताकर उनके देश के बारे में उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें जागृत किया जाए, और ये काम किया गया। इसमें कई जर्मन फिलोसफर ने भी जर्मन कल्चर के बारे में लोगों को उजागर किया। और इसी तरह से ये सारे काम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, यानी क्षेत्रीय भाषा में ये की गई, ताकि लोग ठीक से समझकर अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों के मन में बढ़ती चले जाए। पोलैंड को 3 भागों में बांटा गया, पार्टीशंस किए गए, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के रूप में उभरा। और इस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग को आगे बढ़ाते हुए वो म्यूज़िक और लैंग्वेज का सहारा लिया गया, संगीत और भाषा का सहारा लेते हुए राष्ट्रीयता की भावना को कूट कूट कर भरा गया। 1831 में रशियन रूल के खिलाफ विद्रोह किए गए और उसमें पॉलिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा हथकंडा बनाया गया। पॉलिश लैंग्वेज जो इन दिनों काफ़ी प्रचलित था और इस पर आगे चलकर प्रतिबंध लग गया। यही एक बड़ा जो सिंबल आगे जा कर के बना, प्रतीक बना। पॉलिश लैंग्वेज एक प्रतीक बन कर के उभरा और ये सारा रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में क्रांति का दौर चलता रहा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट।